हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो यूपीएससी एस्पिरेंट को जो नॉइस है उससे अलग हट के सोचना होता है। तो आप देखो कि यूपीएससी का पेपर होता है एसए पेपर, उसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो उसमें जो क्वेश्चन की थीम होगी वो यूथ वर्सेस गवर्नमेंट की हो सकती है। ठीक है। तो बेसिक थीम क्या है कि देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो स्टेटस कोइस्ट होती है, वो जल्दी बदलती नहीं है। ठीक है, उसको चेंज लाने में समय लगता है। लेकिन जो यूथ होता है वो बहुत जल्दी बदलाव चाहता है। ठीक है, उसकी वो अच्छी सर्विस चाहिए, ठीक है, उसको एजुकेशन अच्छा चाहिए, उसको जॉब्स अच्छी चाहिए, है ना, ईज ऑफ लिविंग चाहिए। तो वो जल्दी चेंज चाहते हैं और ये जल्दी चेंज होते नहीं है, नेचर ही है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो यूथ की एस्पिरेशन होती है, गवर्नमेंट उसको समय पर फुलफिल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से दोनों में क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है ना। इसका हम एग्जांपल भी यूज करेंगे अगर ऐसे आ जाता है तो। आप देखेंगे कि 2010 में, ठीक है, 2010 में अरब स्प्रिंग हुआ था, ट्यूनीशिया में हुआ था। ठीक है, और ये यूथ वर्सेस गवर्नमेंट की ही लड़ाई थी कि वहाँ पे करप्शन का इशू था। तो यूथ मोबिलाइज हुए, आंदोलन किया और वहाँ शायद फायरिंग वोरिंग हो गई। तो उससे फिर यूथ जो है वो ज़्यादा वायलेंट हुए और गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। ठीक है। अब वो अरब स्प्रिंग एक देश से शुरू होकर कई देशों में फैला और उसी का एक परिणाम था जो सीरिया में हमने देखा कि वहाँ भी गवर्नमेंट, वहाँ सिविल वॉर हुआ, गवर्नमेंट ओवरथ्रो की गई और आईएस बहुत तेजी से पनपा। ठीक है, जो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया, है ना। दूसरा, अगर आप एग्जांपल देखो हाल के समय में जो, ठीक है, पोस्ट कोविड हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हो श्रीलंका में, ठीक है, नेपाल में, बांग्लादेश में, तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रही थी और उसके बाद कुछ रोजगार और इन सब के इश्यूज आए। तो फिर यहाँ भी यूथ जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए और गवर्नमेंट ने उनको ठीक से टैकल नहीं किया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि यूथ वायलेंट हुए और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है। तो ये एक इशू आप देख सकते हैं कि अगर ठीक से टैकल नहीं किया जाए तो इससे एक परिणाम क्या हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ स्टेट। आपका जो राज्य है वही खतरे में पड़ सकता है। एक बहुत बड़ा थ्रेट है स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए अगर हम यूथ के इश्यूज को ठीक से टैकल नहीं करते हैं। इसलिए हमें उसका ग्रीवेंस को सुनना चाहिए और सही समय पर उनको टैकल करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनके जो यूथ के प्रोटेस्ट होते हैं उनसे निगेटिव ही रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव भी आता है। आप देख सकते हैं कि जो अन्ना आंदोलन था उसका परिणाम क्या होता है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ठीक है, उसमें भी यूथ का रोल अच्छा खासा था और वहां पे हमने देखा था कि लोकपाल बना था, है ना। और जो गवर्नमेंट थी करप्शन के अगेंस्ट, तो उनको थोड़ा सा झुकना पड़ा था, है ना। तो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, हमें दोनों चीज को बैलेंस करना होगा, है ना। अच्छा, अब बांग्लादेश में हमने देखा भी था कि जब गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई तो उसका एक और निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ था कि माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हुई थी। इसका मतलब अगर आप सिस्टम डिग्रेड करते हो, गवर्नमेंट को डिग्रेड करते हो, तो उसके जो परिणाम होंगे वो ज़्यादा भयावह होते हैं। तो हमें दोनों पॉइंट को बैलेंस करके चलना है और कोर ये निकल के आना चाहिए कि जो गवर्नमेंट को यूथ के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए काम करना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक आ सकता है वो रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड एआई इन डेमोक्रेसी पे आ सकता है। तो हम देखते हैं कि जो पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो हमारे प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तो उसमें एक या तो पॉलिटिकल पार्टी थी या प्रेशर ग्रुप था, उसका एक लीडर हुआ करता था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, वो प्रोटेस्ट बुलाते थे। ठीक है, अलग तरीके से लोगों को मोबिलाइज करते थे, मैसेज भेजते थे। तो आईबी और पुलिस उनको ट्रैक कर सकती थी कि किस तरीके से कितने लोग कब आने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से मैनेज कर पाते थे। अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे मोबिलाइजेशन हो रहा है वो लीडरलेस मोबिलाइजेशन है, मतलब इनका जल्दी इसका कोई लीडर नहीं दिख रहा है आपको। जैसे अभी आप देखो कॉकरोच जनता पार्टी में भी जो आपके जो लीडर्स बने हैं, है ना, उनको पहले कोई नहीं जान रहा था, बहुत लिमिटेड रीच थी उनकी, है ना। बट अचानक से सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, एक इश्यूज मतलब सीजीआई के कमेंट के बेस पर उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने नीट का मुद्दा उठाया और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा वायरल हुए, है ना। तो लीडरलेस मोबिलाइजेशन, तो गवर्नमेंट है उसको टैकल समझ नहीं पा रही है कि कितने बड़े, मतलब कितना बड़ा मोबिलाइजेशन होने वाला है और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो वो एक सिक्योरिटी का चैलेंज आया है कि कैसे इसको डील किया जाए। दूसरा इशू एआई का है। एआई का इशू क्या है कि आप जो कंटेंट है आप डीप फेक बना सकते हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हो कि लोगों को जैसे वायरल करना, वीडियोस को वायरल करना और लोगों को बुलाना आसान हो जाता है ना। तो ये भी एक इश्यूज जो है आ रहा है। तो इससे जो प्रोटेस्ट हो रहा है आपका, है ना, वो लीडरलेस मोबिलाइजेशन हो रहा है। उसका स्केल क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये पुलिस जान नहीं पा रही है, ठीक है ना। तो उसको टैकल करने में भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है ना।
तो ये इश्यू आप देख सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव भी है। अच्छा, पॉजिटिव में इसका आप क्या सोच सकते हो? तो पॉजिटिव में ये है कि अब सिटीजन के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, है ना। पहले क्या था कि आपको किसी पार्टी या प्रेशर ग्रुप से जोड़ना पड़ता, ठीक है, तब इश्यूज उठते। लेकिन अब क्या है कि उसको उठाना आसान हो गया है ना। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो है उसने डेमोक्रेटाइज किया है इन चीज़ों को, है ना। तो हमारी वॉइस को डेमोक्रेटाइज किया और हमें मोबिलाइज करना आसान बनाया है, और ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। तो इस बेस पे हम प्रॉपर अपना एक ऐसे को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जीएस से इसका क्या लिंकेज है। तो अगर हम जीएस 1 में देखें तो एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, मतलब हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें एक स्टेक होल्डर होता है यूथ। तो देखिए, अगर आप यूथ को एजुकेशन अच्छी देंगे, हेल्थ अच्छी देंगे, ठीक है, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। साथ में स्किलिंग कर दें तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेगी, अच्छी, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट पा जाएगा, ठीक है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अगर आपने ठीक से नहीं दिया तो यही यूथफुल पॉपुलेशन जो है वो किसकी तरफ हमको ले जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर, मतलब कि हम अनरेस्ट देखेंगे, वायलेंस देखेंगे, क्राइम रेट बढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 65% आबादी हमारी उस रेंज में आती है ना। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने का, बट वो तब हो पाएगा जब आपकी एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, स्किल डेवलपमेंट अच्छा हो और आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप ये इस पेपर में ये चीज इंपॉर्टेंट है। GS2 में अगर देखें तो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 19 से, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। फिर रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम देखे हैं कि कैसे रोल ऑफ ये अपोजिशन पार्टीज ने अपना रोल प्ले किया है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए। और एक और चीज़ अगर आप देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो प्रोटेस्ट थे ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे और इन्होंने गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो करने के लिए, मतलब सिंबल ऑफ अथॉरिटी पे अटैक किया था। बट इंडिया में ये नहीं हो पाया, वायलेंस नहीं हुआ। इसका एक रीजन ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, है ना, तो अलग अलग पार्टीज के, उन्होंने चीज़ों को चैनलाइज कराया, एक तरह से हम कह सकते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें कहीं ना कहीं से, है ना। तो इससे फायदा क्या होता है कि वो प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक रखने में, यूथ की जो एग्रेशन है उसको काबू रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो एक रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की कैसे पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक वे में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाए। फिर प्रेशर ग्रुप, ये भी एक टॉपिक है। तो प्रेशर ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट पे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइज वे में दबाव बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिलेबस लिंकेज है हमारा। उसके बाद गवर्नेंस का इशू मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि पूरा इशू किस चीज का था, जो आपने मिनिस्टर का जो आपने रेजिग्नेशन मांगा वो पूरा इशू किससे रिलेटेड है, अकाउंटेबिलिटी से, ठीक है। जवाबदेही, अगर आपकी मिनिस्ट्री है उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है और चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो रियल ओनर होता है वो कौन होता है, जनता, ठीक है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी का एक इशू था, ठीक है। GS3 में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये एक इशू है जो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है ना। कोर इशू अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा अगर देखें, हमारी एक नई इकोनॉमी जनरेट हुई है, क्रिएटर्स इकोनॉमी। आप देखोगे इस बार के बजट में ABCG, ठीक है ना, सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेशन भी किए हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, ठीक है ना। अब ये क्रिएटर इकोनॉमी जो थी ये किस पे चलती है, तो वायरलिटी पे चलती है, कि आप चीजों को वायरल करते हो, है ना। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म था, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे चीजें वायरल हो रही थी, ठीक है। अब वायरल करने के लिए सभी इन्फ्लुएंसर वहां पहुंचेंगे, अपने अपने कंटेंट बनाएंगे, और यहाँ पे यूथ के अंदर एक चीज जनरेट हुई है जिसका वो था फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब सबको लग रहा है कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, मतलब मुझे भी वहां जाना है, मुझे भी कुछ नहीं तो एक मतलब वीडियो बना के अपडेट कर दिए, तो एक फोमो जनरेट होता है, ठीक है ना। तो एक क्रिएटर इकोनॉमी जो है, ठीक है ना, वायरलिटी पे, और एक नया एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है जहां से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, जो पेपर 3 का एक पार्ट है, उसमें हम देखें तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो आप देख सकते हो फॉरेन इंटरफेरेंस, हमें पता है कि फॉरेन फंडिंग होती है इन चीज़ों में, ठीक है ना। अगर आपका प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहाँ से एक एंगल हो सकता है कि फॉरेन फंडिंग भी हो रही हो, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो एक एंगल बनता है, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रोटेस्ट को जल्दी से गवर्नमेंट को सही तरीके से इश्यू को सॉल्व करना चाहिए, जो कि हुआ है कुछ काफ़ी हद तक। फिर आप सोशल मीडिया का भी एक एंगल जो सिक्योरिटी का आता है, तो सोशल मीडिया पे भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू आ सकता है, ठीक है ना। हमने देखा है कि कैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ, उसका मेन कारण सोशल मीडिया ही था। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट,
अगर आप देखें तो भाई क्राउड इकट्ठा हुआ है, बहुत बड़ा क्राउड है, इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया तो स्टैम्पीड आ सकता है, उसे कैसे टैकल करें, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी पेपर 3 का लिंकेज है। उसके बाद देखिए साइंस एंड टेक में तो वही फेशियल रिकॉग्निशन, आपने देखा था कि कैसे दिल्ली पुलिस जो है, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी तो वहां पे क्रिमिनल एलिमेंट भी आ सकते थे, है ना, और वो दंगे फैला सकते हैं या कुछ क्राइम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज किया है, जहाँ पे जो भी हिस्ट्री शीटर टाइप के लोग हैं या टेररिस्ट टाइप के, अगर वांटेड टाइप के लोग हैं और वो आते हैं तो गवर्नमेंट उनको तुरंत पकड़ सकती है कि ये मतलब प्रॉब्लम फैला सकते हैं। उसके अलावा AI, ठीक है ना, तो ये साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें GS4 में वैल्यूज, वही अगेन जो गवर्नेंस के वैल्यूज थे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लीडरशिप। अकाउंटेबिलिटी हम जानते हैं, जवाबदेही, कोर जो डिमांड थी वो रेजिग्नेशन की थी, जो कि कौन सा इशू है, अकाउंटेबिलिटी। अगर हम लीडरशिप की बात करें, ठीक है ना, तो आप अगर मोदी जी का जो रिस्पांस देखोगे, तो हमारे PM का जो रिस्पांस था, अगर आप देखो कि उन्होंने इंस्टाग्राम का ही उपयोग किया, ठीक है, यूथ से कनेक्ट करने के लिए। आपको पता है कि यूथ कहाँ पे है, तो यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे है, और कहाँ पे मेन था इस समय, इंस्टाग्राम पे एक बड़ा उनकी पहुंच है, ठीक है। तो मोदी जी ने खुद ही चीज़ों को मतलब कनेक्ट करने के लिए खुद ही सेल्फी बनाई, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अगर आप टाइमिंग भी देखो तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में उन्होंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, कल और परसों, ठीक है ना। तो ये वो समय होता है जब यूथ क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो एक तरह से पर्सनल कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्ट था उनका, तो उन्होंने ऐसी कोशिश की है अडेप्ट करने की, ठीक है ना। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो इसको आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्पल के लिए। देखिए इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, आप जो भी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहो, एडेप्टेबिलिटी को दिखाना आप चाह रहे हो, तो उस इश्यू को आप दिखा रहे हो, एडेप्टेबिलिटी की, लीडर को कैसे एडेप्टेबल होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो प्रोटेस्ट का इशू था, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जो भी अधिकारी है वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से IPS अधिकारियों का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो कुछ लेडीज पे भी और बच्चों पे भी एक्सेसिव फोर्स का यूज किए हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आपको EI को मैनेज रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस को। फिर जो भी लीडर्स हैं जो उस चीज को टैकल कर रहे हैं, वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अपने भावनाओं को काबू में रख के निर्णय लेना की जरूरत होती है, ठीक है ना। दूसरा, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी डिमांड है, तो उनको आपको सिंपैथेटिक होकर परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, उनको पीसफुली खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि वायलेंस का यूज करके। तो ये 2 लिंकेज आपका निकल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो ये पूरा जो CJP पार्टी बनी है, वो हमारे CGI के एक कमेंट से बनी थी, है ना, कॉकरोच वाली। तो वहां भी हम कह सकते हैं कि उन ऐसे कमेंट को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मतलब बच सकते हैं ऐसे कमेंट से। हालांकि वो मिस इन्फॉर्मेशन था सोशल मीडिया पे, कॉकरोच किसी और कंटेक्स्ट में बोला गया था, बट आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठा के उसको यूज से जोड़ दिया गया, है ना। तो वो भी एक चैलेंज है सोशल मीडिया का। उसके अलावा इस पूरे प्रोटेस्ट पे आपकी एक केस स्टडी भी बन सकती है, ठीक है ना। तो केस स्टडी के लिए आपको ये सारे वैल्यूज याद रखने होते हैं, ठीक है, और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आपको अपने केस स्टडी का आंसर लिखना होता है। थैंक यू।